पैसिव इन्वेस्टिंग अब बहुत चल रहा है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग? Passive, active, large cap, mid cap, small cap, all are bank FDs are not an investment product. आई थिंक यू आर मैनेजिंग राइट नाउ 1.82 लाख. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ काम? आपको नहीं लगता सेबी बहुत जल्द कर रही है टीआर कॉस्ट को कम करने में? तो आपको क्या लग रहा है निफ्टी 50,000 पॉइंट कब पहुंचेगा? 50,000 is not important. That is- इन्वेस्ट किया तो ही फायदा होगा. So मैंने many खुद people- अपना घर 20 साल काम करने के बाद खरीदा. हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक कहावत है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज वन क्रिटिकल इलनेस अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी. 98 में म्यूचुअल फंड नहीं है का दौर था, आज म्यूचुअल फंड सही है का दौर है. Hello everyone, welcome to the second episode of Wealth Insights powered by Invezza, where we talk about money, personal finance and investments. Today we have the man who manages more than 2 lakh crore of Indian investors, MD and CEO of DSP Mutual Funds. Let's welcome Kalpen Parekh on our show. So welcome to the show, sir. My first question to you is, I think you are managing right now 1.82 lakh. DSP मैनेज. How do you keep yourself calm? Because ऑब्वियसली कभी तो एक टेंशन आता रहेगा कि इतना बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है. आई डोंट नो द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, Around बट 40 lakh investors. हाउ डू यू कीप योर सेल्फ काम? मतलब संडे को आर यू एबल टू रियली स्विच ऑफ योर माइंड एंड नॉट थिंक अबाउट म्यूचुअल फंड, नॉट थिंक अबाउट NAV एंड द मार्केट्स? So two things. One, टाइम ही नहीं मिलता है स्ट्रेस लेने का. इफ़ यू आस्क मी, वी आर कॉन्स्टेंटली इन द फ्लो बिकॉज कुछ ना कुछ होते रहता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री. इट्स एन इंडस्ट्री विच इज़ वॉलेटाइल एज वेल एज ग्रोइंग. सो जब स्पीड होती है और उस स्पीड के साथ फ्लक्चुएशन होता है तो टाइम नहीं मिलता है. दूसरा, आई एन्जॉय माई वर्क. आई फील आई एम ब्लेस्ड टू बी इन दिस रोल ऑफ हेल्पिंग सो मैनी पीपल क्रिएट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो मज़ा आता है ये काम करने में. सो व्हेन यू आर एन्जॉइंग योर वर्क, it doesn't stress you. Stress होता है कि is your work good quality or not. There are years when my work is not of best quality. There are years we don't do well. There are years our returns are not the best. There are years our growth is not the best. So the stress is we want to excel. We want to be useful. We want to be valuable to our investors. And we want them to understand us better. So there are years they misunderstand us. There are years when we are doing the right things but the market is not in our favor. And investors misunderstand or our partners may misunderstand. There are years we actually screw up. We Right. make mistakes. So those are moments where you say, how do we become better? So the stress is a positive stress. Is it positive? It is creative tension. It is a tension of, saying, बेहतर और कैसे बन सकते हैं. राइट. एक 40-year-old के लिए लेट्स मेक अ क्विक फाइनेंशियल प्लान. समबडी इज अर्निंग 1 crore a year. ठीक है, तो आपके हिसाब से एंड ही हैज़ अचीव मोस्ट, मतलब उसने घर ले लिया है, सब कर लिया है अपनी लाइफ में. अब अगर उसके पास हर साल 1 crore रुपये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू यू what should be his term plan, what should be his mediclaim, what should be his equity, debt, gold So I'll be investment? honest, if I could make a financial plan, I would be in your shoes and doing it. तो मुझे नहीं समझ आता ये सब planning. I am a bit biased क्योंकि मैंने day one से almost 95% of my money always has been mutual funds in those days, and today it is 99.9%. The only small percentage that I have in equity is old stocks which became junk and could not be sold. So I am a hardcore mutual fund investor. Simple framework है कि अपनी लाइफ की जो भी वैल्यू है, लाइफ टाइम वैल्यू, उतने अमाउंट का एक टर्म प्लान होना चाहिए. सो दैट इफ समथिंग हैपन्स टू यू, अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी ओवरनाइट जीरो हो गई फैमिली की, दैट गेट्स रिप्लेस विद अ टर्म प्लान. सो टर्म प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक कहावत है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज़ ऑलमोस्ट एवरी इंडियन, आई एम नॉट सेइंग एवरी बट ऑलमोस्ट एवरी इंडियन इज़ वन critical illness away from bankruptcy because cost of treating critical illness is very high and most Indians don't have that type of wherewithal. तो उसके सामने हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले क्रिटिकल है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो, देन टर्म प्लान, एंड देन यू बिल्ड योर लॉन्ग टर्म वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट इज़ द हायरार्की: हेल्थ, लाइफ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. म्यूचुअल फंड में कितना इक्विटी, डेट अंदाजन? पर वो इट इज़ अ पर्सनल कॉल. सो इट कुड बी 100 in equity, it could be 100 in debt. Each individual's call. लॉजिकली लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने ही सबसे बेहतर रिटर्न दिए है इंडिया में. बहुत सारे देश है जहाँ पे बॉन्ड्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है. बहुत सारे देश है जहाँ पे गोल्ड ने ज़्यादा दिया है. इंडिया इज़ अ फॉर्चुनेट कंट्री जहाँ पे इक्विटी का रिटर्न रिलेटिवली बाकी एसेट क्लास से बेहतर है पिछले 30-40 सालों में. तो हर पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए और उसका एक लॉजिकल रीज़न है. इक्विटी क्या है? इट इज़ लाइक ओनरशिप ऑफ बिजनेस.
So if I want to run a business, I should run a business, but that needs capital, that needs hard work, that means taking risk. मेरी अगर वो हिम्मत नहीं और औकात नहीं है तो मैं सैलरी कमा रहा हूँ नौकरी करके, बट जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है उनकी कंपनी का शेयर लेके मैं ऑल्टरनेटिवली धंधा भी कर रहा हूँ. So it's a safer way of running a business without taking the risk of business, without taking the worries of business. And long term में अगर बिजनेसेस के प्रॉफिट्स ग्रो होते हैं तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, आपके म्यूचुअल फंड की इक्विटी फंड्स की वैल्यू बढ़ती है. तो इक्विटी आइडियली शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो. इन इंडिया इट हैज़ बीन सीन एंड पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स देखा गया है कि गोल्ड और इक्विटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न सिमिलर है. गोल्ड और इक्विटी का? हाँ, तो जैसे इंडिया में लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ गोल्ड इज़ 11%, इक्विटी का अराउंड 12 से 13% है. लेकिन जब जब इक्विटी गिरता है गोल्ड डिफेंड करके करता है या ऊपर जाता है. पिछले 6 महीने में इक्विटी 20% डाउन है, गोल्ड 20% ऊपर है. तो पोर्टफोलियो लेवल आपका फ्लैट है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मार्केट नीचे चला गया. तो गोल्ड बिकम्स लाइक अ सीट बेल्ट कि वो आपको जब जब प्लेन में जर्क आते हैं, द सीट बेल्ट विल गिव यू द कम्फर्ट दैट यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ द प्लेन. So for people who are afraid of volatility, bonds and gold should be some part of the portfolio. For investors who understand कि हाँ volatility temporary है, I can see through it, I can take advantage of that, equity can be a large component. So time horizon and your appetite for fluctuation should decide what should be your equity. 3 things: your time horizon, your appetite for fluctuation, and the valuations at which you are investing should determine your equity exposure. So these are the 3 things to keep in mind. I think इसमें BAF plays a very good role or a multi-asset. So I call it DAF because हमारे फंड का नाम है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड. मुझे BAF नहीं समझ आता है because वो बैलेंस एडवांटेज इट्स नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग क्लियरली. DAF इंडिकेट्स कि ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन है. राइट. तो इट प्लेज अ मोर वैल्यूएबल रोल. इफ यू कांट डू इट, लेट द फंड डू इट. इसमें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना, आप, मैं, एसेट एलोकेशन पूरी दुनिया एसेट एलोकेशन की बात करती है, बट इंडियन इन्वेस्टर्स पर से एसेट एलोकेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते. आप देखोगे कई लोगों के घर पे, मैक्सिमम लोगों के घर पे 80-90% दे वुड हैव इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट एंड अदर थिंग्स, और हर महीने एंड पे एक जो 5% इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में उसका शीट लेके बैठते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे गया. एक कहीं पे मुझे लगता है एजुकेशन गैप है ऑन एसेट एलोकेशन. सो गैप एसेट एलोकेशन पे नहीं है, गैप है हर एसेट क्लास की जर्नीज़ को समझने में. तो इन्वेस्टर को अगर आप डेटा के साथ दिखाओ कि आप अगर लैंड खरीदते हो या फ्लैट लेते हो या घर में रखते हो पैसा. जी पहले तो आई डोंट अग्री कि लोगों के पास बहुत पैसा रियल एस्टेट में है, बिकॉज ये देश में वेल्थ कितने लोगों के पास है? हाउ मेनी पीपल हैव अ होम ऑफ देयर ओन? वेयर इज़ द वेल्थ येट? $2,500 का पर कैपिटा है. तो किसके पास वेल्थ? आपको $2,500 में कितने रियल एस्टेट मिल पाएंगे? मे बी अपन बॉम्बे में रहते हैं इसलिए वी गेट टू मीट. बॉम्बे में भी कहाँ है? मैंने खुद अपना घर 20 साल काम करने के बाद खरीदा. मुंबई में तो रियल एस्टेट इज मोर एक्सपेंसिव देन मेनी सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. राइट. सो रेंटिंग वर्सेस बाइंग में आई थिंक सो आई विल आंसर द फर्स्ट पॉइंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे दिमाग में मिथ है कि लोग रियल एस्टेट में लगाते हैं पैसा. पुराने ज़माने में लोगों ने गोल्ड में लगाया, एंड राइटली सो, बिकॉज गोल्ड हैज़ बीन अ स्टोर ऑफ वैल्यू. एंड अभी पिछले 10 सालों में इक्विटी का भी एक प्रोमिनेंस बढ़ा है. तो नाउ पीपल आर मोर अवेयर ऑफ मल्टीपल एसेट क्लासेस, एंड education is not the investor's job. I have told my team in DSP that never do a product sales presentation. Product selection is your job, or customer will take a call. You just explain the risk and the rewards and how these asset classes interplay. Give that formula. Formula अगर सिखा दी हमने तो लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा. राइट. बट आज का मार्केट व्यू दे दिया, उससे लाइफ लॉन्ग मार्केट व्यू तो 50-50 होता है. हु नोज? यू स्टार्टेड योर करियर इन केमिकल इंजीनियरिंग and you came to the finance field into compounding returns. How did this shift happen, and what was your parents' reaction to this shift? अभिषेक, ये क्वेश्चन थोड़ा डन टू डेथ हो गया है. हाँ. तो इसका जवाब भी बहुत बोरिंग है कि ये शिफ्ट हुआ रैंडमली. मतलब नॉट दैट एनीथिंग वाज प्लान्ड. Neither did I check with my parents that I want to make this shift. I did my engineering, then I worked as an engineer for a year or so, and I was not enjoying that role. And generally there is always, we are taught in those days कि सिंगल डिग्री काम नहीं करेगा, 2 डिग्री होना चाहिए. तो इंजीनियरिंग के बाद या तो डू अ पोस्ट ग्रेजुएशन एज MS और MBA. इंजीनियरिंग आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी एक्साइटेड, सो आई वेंट फॉर MBA.
तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? No, so they were busy in their own life. See, I come from a reasonably middle class family, and they were fully focused on their jobs and taking care of the home. So they said graduation तक की journey we will be seriously involved. उसके बाद you find your own way, and they didn't have any view what should I do next. It so happened that engineering के बाद I gave some entrance exams. NMIMS में गुजराती कोटा था तो क्लिक हो गया, नहीं होता तो शायद आई वुड नॉट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एंड NMIMS में 2 साल के MBA के बाद वी हैव दिस प्लेसमेंट्स, तो वहाँ पे नौकरी मिल गई अगेन स्ट्रोक ऑफ लक. एंड दैट जॉब वाज इन अ finance company called L&T Finance, and the first part of my role was to invest in government bonds. I was a trainee. I was learning to do these things under senior team members. And then we started a small unit of investing in mutual funds. And in that job, my job was to analyze mutual funds. And to do that, I used to meet mutual funds. So that is why I had some exposure. 98 में mutual fund नहीं है का दौर था. आज mutual fund सही है का दौर है. तब तो mutual funds were almost unknown and no one knew what they could do. So I got that early exposure. And when I was interacting with various mutual funds, one of them said that we are looking for someone who understands investing. They thought I understand investing. I knew I didn't, but they thought I do. So they said we have a role, and if you would like to come. And that's how the journey began in this industry. Got it. So like most things, it is reasonably accidental and random and not as well planned. See, a lot of people can create a story कि I knew मैं अगले 2 साल क्या करूँगा, फिर 5 साल क्या करूँगा, 10 साल क्या करूँगा, but nothing like that. Everything has been partly random. So हमेशा हर बच्चा है ना एक इनहेरिटेंस लेता है फाइनेंशियल लेसन्स के कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना. लाइक माई पेरेंट्स मोस्टली लाइक रियल इस्टेट, LIC, PPF. सो वो आपके केस में क्या था? वॉज इट फ्रॉम स्टार्ट एक्विटीज़, योर पेरेंट्स वर वेरी प्रो एक्विटी, और वॉट वॉज द मतलब इनहेरिटेंस ऑफ फाइनेंशियल लेसन्स यू टुक? आई डोंट नो इफ़ ऐसे होता था तभी उन दिनों में. आज का मुझे शायद आज थोड़ा बहुत भी लेसन लेते होंगे, बट इन दोज डेज most of our parents used to be just focused on having some savings, because like I said, capital markets were hardly mainstream, and जो भी पैसा आता था या तो खर्चा हो जाता था या एजुकेशन में जाता था, और जो भी बचा कुचा है वो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट्स. इन दोज डेज वी हैड UTI, वी डिडंट हैव म्यूचुअल फंड, वी हैड UTI एज एन ऑप्शन. तो वही था. So there were no lessons that I took. All my lessons came thanks to my first stint in working in a mutual fund. Because when I joined the fund industry, I was very fortunate to learn the most important lesson कि पैसा जब आप बैंक पे रखते हो तो आपको 4% सेविंग्स अकाउंट पे मिलता है, या 7-8% या 9% उन दिनों में बैंक्स में मिलता था. बट वही बैंक आपका पैसा लेके स्प्रेड लगा के किसी और को लेंड करता है, और वो 2% का स्प्रेड कमाता है, और वो स्प्रेड के वजह से उसके स्टॉक में 15% रिटर्न बनता है. तो वो बैंक को 4% या 6% देने से अच्छा है आप ही बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करके डायरेक्टली वो स्प्रेड को ऐड करके उतना रिटर्न बना लो, या आप उस बैंक का स्टॉक थ्रू अ म्यूचुअल फंड खरीद लो. सो थिंक ऑफ डिसइंटरमीडिएटिंग योर कैपिटल एंड डायरेक्टली बाइंग द अंडरलाइंग वेयर द बैंक इज गोइंग एंड डूइंग इट. एंड म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट, मोस्ट टैक्स कॉस्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, डाइवर्सिफाइड व्हीकल टू अलाव यू दिस ओनरशिप. बॉन्ड्स खरीदना है तो फंड के अंदर है, स्टॉक्स खरीदना है तो वो भी फंड के अंदर है. सो दैट वाज द फर्स्ट लेसन कि अपना पैसा 6% पे मत रखो, बिकॉज बैंक्स पैसा बनाती है बिकॉज हम सब 6% पे देते हैं उनको पैसा. सो अनलेस यू वांट टू कीप योर मनी फॉर 3 days, 5 days, 7 days, that's fine, keep that in your savings account, but everything else invest. And right. Bank FDs are not an investment product. So that was how the learning came. तो आप आपके बच्चों को क्या बोलते हो कि 100% इक्विटी, यंग जनरेशन को कि उनके पास पैसा किधर है? अभी तो they are studying, right? My son is studying, so he has no money. So for young professionals, let's say somebody 25-year-old, 23-year-old, you would suggest them 100% equity? So okay, these are the concepts to break. I may suggest to people, have X asset allocation. But if there are 5 crore people, there will be 5 crore unique plans. And I think more important than being prescriptive where you should invest, I want to give the framework
that if you have money which is 10 years and above, be in equity. If you have money which is 5 years and above, 5 साल में you will need that money for XYZ life goals of yours, then be in hybrid funds which have some percentage of debt, because equities have volatility. And let's say in the 5th year you need money and suddenly it is a bad year, your goals may not get fulfilled. So up to 3-year money, very safe fixed income or very safe hybrid funds. 5-year money, 7-year money, aggressive hybrid funds. 10-year money, equity. That is how I would, first framework. have a framework. Then the second framework is many times I have money for the next generation. Let's say in my case now, most of my income becomes my savings. So my money is for the next generation, but my risk appetite may not be the highest. So my personal portfolio today is a 60-40 portfolio, 60 in stocks and 40 not in stocks. So each person, so if there are 10 guys doing this, recording along with us, each of them will have a different goal, aspiration and reaction to risk. So you may be indifferent to a 15% fall in market. आजकल 3% मार्केट गिरता है तो हेडलाइंस आती है ब्लड बाथ. हाँ. तो जिसको 3% मार्केट फॉल ब्लड बाथ लगता है, शायद इक्विटी उसके लिए सही नहीं है. तो पर्सनल है ये, हर आदमी को खुद का पोर्टफोलियो डिसाइड करना है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट सीन 2008. आई थिंक जितने भी सब इन्वेस्टर्स है ज़्यादा करके सबने 2008 या 2000 मतलब जो बड़े फॉल्स है जहाँ 2018 में 50% का फॉल रहा होगा, ये सब मार्केट बड़े क्रैशेस देखे नहीं, इसलिए वो लोग को 2-3% मार्केट क्रैश भी एक बड़ा क्रैश लगने लग जाता है. दूसरा ये रीज़न है कि एक तो देखा नहीं है, दूसरा हमने शायद लोगों को गलत लेसन्स भी सिखाया है कि रिटर्न्स वन वे होते हैं. और नॉर्मली हम रिटर्न दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो 15% बन गया. तो जब हम बोलते हैं 15% बन गया, हम ये नहीं बोलते कि हर साल 10% बीच में गिरता भी है, हर 2 साल 20% गिरता है, हर 5 साल में 30% गिरता है. तो देर आर 2 sides ऑफ द कॉइन, दैट इन दैट लॉन्ग टर्म 15% देर आर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ -10, -20 ऑल्सो. सो आएगा ये नेगेटिव फेज. आर यू ओके विद दैट? बट सर इसमें कई बार इन्वेस्टर की भी गलती नहीं होती, बिकॉज यू विल सी वेन एवर द फंड हैज़ अ गुड पास्ट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर टेंड टू गो इन टू दैट product and they try to invest. How do all you their choose money. funds, for example? I think there has to be a framework, like you said. Exactly. There can be some risk adjusted returns, the quality, the quantitative analysis. Exactly. So I think you answered that question, that see, all of us end of the day are human beings and we have our own pitfalls and biases, जिसकी वजह से हम हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं. और यहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अस एज मनी मैनेजर्स, वेयर we are very prudent and we don't only talk returns. We talk about the journey of returns and the path of returns which are volatile. Straight line return अगर चाहिए तो FD का रिटर्न मिलेगा, बराबर. और हाई रिटर्न चाहिए तो फ्लक्चुएशन के साथ मिलेगा. ये 2 ही रूल्स है और कोई रूल है ही नहीं. बराबर. Likewise you have to do that job, because you and I am the manufacturer, you are the one who's saying I am the expert, I will guide you. So I'm putting the onus on you more than the investor. Right. That on day one you write down, this is one path, this is one path. You choose which path you want. Volatility वाला ये पाथ है, 3% एक्स्ट्रा देगा. ज़्यादा वॉलिटिलिटी का ये पाथ है, 5% एक्स्ट्रा देगा, बट बीच में 10% नेगेटिव भी हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन लेट द इन्वेस्टर्स चूज. वॉट हैपन्स अनफॉर्चुनेटली इज, I feel we most often tell the investor the funds where we want the money in. And that is an opportunity for us to, tweak. So it's easy to blame the investor, or I would say it's easy for me to blame you and the investor. It's easy for the investor to blame you and me. It's easy for you to blame me and the investor. But all of us have to play our roles of saying that what is my duty, educate about risk and rewards in a very objective and interesting way. And then hope that investors make the right choices. Right, because every returns comes with some risk. Some fluctuations. So I use the word volatility, not risk. Right. Because risk means a permanent loss of money. That money cannot be brought back. That is risk. Right. कि 100 रुपये की NAV, जैसे अभी हमने पिछले 6 महीने में हमारा कोई एक फंड है जिसकी 10 रुपये की NAV 8.5 रुपया हो गई, 15% डाउन है. मैंने उस दिन अगर बेच दिया तो मैंने वो 1.5 रुपये का परमानेंट लॉस कर दिया. वो गया. बट अगर मैंने कुछ नहीं किया और वो NAV रिकवर हो गए तो दैट वाज अ टेम्पररी लॉस ऑफ, इट वाज अ लॉस ऑफ वैल्यू टेम्पररीली. सो दैट वाज फ्लक्चुएशन, नॉट रिस्क. राइट. सो फ्लक्चुएशंस को लॉस में कन्वर्ट करने का काम रिस्क है. राइट. एंड आई थिंक उसका सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा टाइम. आप जितना टाइम दोगे वो आपकी रिस्क
कम होते जाएगी या वोलेटिलिटी आपकी लाइन Partly. स्ट्रेट होती जाएगी? Partly time, but what most of the times we ignore, unfortunately, is we miss time. So when you buy something at obscene valuations, या जब उसका पास्ट 1 साल का रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है, तो वो मिस टाइमिंग होता है. Even then, time does not solve that, because then it takes 5-10 years to get your capital value back. Right. So it is very important that we understand that if markets are very expensive, or if a fund is investing in a concept or a theme which is beyond its fair value, very far away from fair value, and if a lot of money comes in there, that investor will have poor experience. Completely right. So आपने जैसे बोला कि म्यूचुअल फंड नहीं है से म्यूचुअल फंड सही है, बहुत बड़ा आज मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है इन द लास्ट 20-25 ईयर्स. According to you, what are the biggest factors of these changes? Was it AMFI? Was it SEBI? Was it the manufacturers? Was it distributors? क्या सबसे बड़े फैक्टर्स रहे कि इतना मतलब देयर इज़ अ ह्यूज फ्लो ऑफ मनी इन DII राइट नाउ? सो अकॉर्डिंग टू यू क्या चीज़ों ने रियली वर्क किया है? तो 98 में भी म्यूचुअल फंड सही था, बट अवेयरनेस नहीं थी, और अवेयरनेस से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करने के तरीके थे या एक्सेस जो था, स्मूथ एक्सेस, डिजिटल एक्सेस, क्विक 3 बटन जर्नी टू परचेज, आई थिंक दैट took off 8-10 years back when our payment infrastructure became very simple. So I think the seeds were sown in having the infrastructure in place first. That it is, not spoken about, or it is never given enough credit it should be given. But the payment infrastructure, आप UPI के थ्रू भी पे कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर सकते हो अपनी SIPs. Lot of that happened 10-12 years back. So that was the first ingredient. The second ingredient was the fact that कोविड के बाद मार्केट ने इतना शार्प बाउंस कर दिया कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न बहुत अच्छा लगने लगा. तो इट वाज वेरी इजी टू गेट ल्योर्ड कि हाँ यार ये एसेट क्लास में पैसा बन रहा है. तीसरा, कोविड के टाइम पे लोगों के पास फ्री टाइम मिला टू थिंक, which otherwise in our day-to-day race we didn't get time to think. And I think in that phase initially people also had some savings, while a lot of people had dip in earnings because of either job losses or lockdowns, but it also was a period where खर्चे कम हो गए थे and savings थे and time था, and in a way investing had got gamified with quick apps and digital journey. This coincided with the fact that 15-20 सालों से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एफर्ट्स जो डाले थे उसका वो कल्मिनेशन हो रहा था, एंड म्यूचुअल फंड सही है बिकेम was one of the enabling factor. I won't give credit to any one of them. Around the same time, SEBI also over the last 10 years played a very vital role in creating classification of funds. So clarity that large cap क्या है, mid cap क्या है, small cap क्या, all funds became comparable. Cost structures were made reasonable, neither very less, neither very high. Reasonable cost structure, so that returns का major chunk investor के पास रहे. In old days there were 5% upfront, 3% upfront, and high fees. All that got cleaned up. So it was, I think, slowly a collection of all these efforts over the last 7-8 years. And lastly, the investor also felt कि यार मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, because जब तक investor को feel नहीं होगा, this journey would have not happened. So I think the period of COVID made people realize that I need to save more. I need to be more disciplined about my own hard-earned money. और वो जो डिसीजंस उसने लिए वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिल गया. शुरुआत कर दी और 1 साल में मार्केट डबल हो गया. तो ग्रेटिफिकेशन वॉज क्विक, एंड देन एवरीवन फेल्ट कि ये तो ईजी गेम है. आपको नहीं लगता सेबी बहुत जल्द कर रही है TER कॉस्ट को कम करने में? बिकॉज अब तक नहीं लगता है. तो सिर्फ मतलब 4 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी जनता है, एंड इट इज़ द मैन्युफैक्चरर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर जॉब टू go deep inside and continuously trying to reduce the cost. बट कहाँ रिड्यूस किया? आज 2% फ़ी है. मतलब जो एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% है, उस पर 2% फ़ी इज़ लाइक 18% ऑफ द रिटर्न. तो अगर 8% के रिटर्न में अगर 2% फ़ी चार्ज किया, हाउ विल यू फील, गुड और बैड? Bad. So why do you want fees to be beyond a point higher than that? Is my limited point. I think fees are fair. They should be fair. They should not be too low that there is no incentive to do the hard work that you are doing, or all our partners are doing. They should not be so high that वो कस्टमर ही उसी के पैसे पे हमारा दुकान चले. It has to be reasonable.
Right. And so the good thing is SEBI has given ranges. Passive funds भी है, active funds भी है. जो आपको सही लगे, choice दे दिया आपको. You know, we always want all products that we consume as consumers to be of low price. सही बात है. Just because you and I are in this business, we want fees to be high is a very unfair ask. Right. But only my point is SEBI should try to do more of penetration. मतलब 4 करोड़ से That is your and my job. 40-50 करोड़ penetration. But तो कर रहे हैं ना, आप ये जो काम कर रहे हो ये penetration है. Right. और today you have all these beautiful digital mediums. So if we talk the right things, if we move the consumer by telling him about what matters to him, I think there is no customer today who doesn't want to create a better financial future for himself or his family. तो बाजार तैयार है. ऑफकोर्स चैलेंजेस है, रोड ब्लॉक्स है, अवेयरनेस की जर्नी में चैलेंजेस है, बट आज सेबी ने एम्फी को इनेबल किया है और एम्फी ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि हम इतनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ऑन मल्टी डायमेंशंस विद सच अ मेगा कैंपेन रनिंग कंसिस्टेंटली डे आफ्टर डे, bringing in very credible celebrities to create huge tailwinds. I personally feel, our fee structures are very fair. They are such that investor will feel like coming again and again. क्या ये सही मेरे लिए व्हीकल है, मेरा पैसा ग्रो हो रहा है. अगर इतना सब रिस्क लेके उसका पैसा एफडी का रिटर्न अगर उसको देगा, देन ही विल नॉट कम टू अस. आपने इतने उतार चढ़ाव देख लिया, आई थिंक काफ़ी सारे उतार. कोई अभी भी आपको लगता है कि कोई बायस है कि मैं मतलब इतना पैसा है मैनेज कर रहा हूँ तो कोई बायस आ जाता है कभी कि गिरा मार्केट तो मे बी सम डिसीजंस यू आर टेकिंग बिकॉज ऑफ सम बायसेस और द बिहेवियर, और हाउ डू यू डिसेंट्रलाइज दैट? आई एम फॉर्चुनेट दैट I represent DSP and there is a team to manage money, right? Each person has his task cut out. So if there are X number of schemes, we have X number of fund managers who take these decisions. My role is to just enable the platform, give them the tools, the support and the framework and the boundary conditions that these are risk boundaries. हमारी ये आइडियोलॉजी है, क्या ये फंड उस आइडियोलॉजी के हिसाब से मैनेज हो रहे हैं या नहीं. If there are deviations, there are times there can be deviations because of practical reasons, but as long as they are temporary, that is my job. Biases होते हैं, we all operate with our own biases, otherwise we wouldn't be human beings. And that is why we are probably one of the very few funds who has written down an investment charter for each of our scheme. हर स्कीम का एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है कि इस स्कीम की ये बाउंड्री कंडीशंस है, इस स्कीम के ये रूल्स है, बिकॉज and so we upfront tell investors that this fund will be managed with these metrics of quality and growth. Once we have created our ideology, they are our guiding principles. So that is one way of cushioning the biases or reducing the negative biases. And that's how we continue to operate and keep learning in every cycle. तो आपको क्या लग रहा है निफ्टी 50,000 पॉइंट कब पहुंचेगा? सेम क्वेश्चन. Who knows? नहीं बट लॉन्ग टर्म वाइज 3 साल पहुंचेगा, कभी ना कभी पहुंच जाएगा. 30 साल का डेटा बताता है 12% कंपाउंडिंग है, 12 से 14%. आज क्या है निफ्टी 22,000 23,000. आप 12% डाल दो कंपाउंडिंग, सो 22,000 5 साल में मे बी नहीं 5 से 6 साल में पहुंच जाएगा. 12% मतलब 72 डिवाइड बाई 12, 6 साल में डबल. तो 6 साल में 22 का 44 होगा. और तो उसके बाद 6 से 10 साल में आप सोच सकते हो 50,000. और उसमें कोई बड़ी 50,000 इज नॉट इम्पॉर्टेंट. 50 निफ्टी 1 लाख भी हो जाएगा कभी, बट उससे आपकी लाइफ में क्या चेंज होगा? हाँ, आपका पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आया? आपने इन्वेस्ट किया है तो ही फायदा होगा. एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट बिकॉज निफ्टी विल टच 50,000. तो इसी पे आते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग. अब बहुत चल रहा है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पैसिव इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच परसेंटेज राइट नाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन मनी इनटू पैसिव? Passive, active, large cap, mid cap, small cap, all are futile discussions or labels. The first thing to take a decision on is am I invested or not. Passive investing क्या करता है? आपको इंडेक्स का रिटर्न देता है माइनस द कॉस्ट ऑफ द इंडेक्स. So at least it helps you come closer to the benchmark returns. Active investing needs lot of intensity, of skill, of you yourself as your behavior. My skill as a fund manager, your skill and temperament, that when I do active investing, it means I will deviate from the benchmark. And when I deviate from the benchmark, there are years we can go wrong and earn lower than benchmark. And then in the next subsequent years, I go right and catch up and make more than the benchmark. So if you as an investor are going to invest in me only when my returns are above benchmark and get out when they are below benchmark, you will actually earn significantly lower than passive also. So if you cannot
acknowledge or accept the fluctuation of alpha. Passive is good for you. At least निफ्टी का तो रिटर्न मिलेगा, या निफ्टी -0.2, 0.3, 0.4 मिल जाएगा. एक्टिव में आपको निफ्टी -1 भी मिल सकता है और निफ्टी +2 भी मिल सकता है. हिस्टोरिकली some funds have done Nifty +2, some have done Nifty -1. I don't know how will you be able to judge in advance कि Nifty +2 अगले 10 साल में कौन करेगा. तो ये चैलेंज है एक्टिव इन्वेस्टिंग का. सो यू नीड टू हैव अ फॉर्मूला टू जज द फंड मैनेजर्स और द फंड हाउस और द स्कीम. सो आपका भी 100% एक्टिव है या मेरा 90% एक्टिव है. 90, ओके. 10% इज पैसिव अभी है. गॉट इट. कोई एक ऐसा सेक्टर जो आपको लग रहा है कि यार 10 साल में, मुझे अब फिलहाल उसका नाम भी नहीं सुना है, बट 10 साल में बहुत ही कुछ अलग ही एक सेक्टर उभर के आएगा, जैसे आईटी का बूम आया, फार्मा का बूम आया, कोई एक ऐसा सेक्टर? मुझे पर्सनली लगता है एआई एक ऐसा सेक्टर है. अभी एआई सेंट्रिक कंपनीज नहीं है, लेकिन एक ये मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत ही एक अलग वे में आएगा. पिछले 25 साल में जब मैंने सेक्टर के लेंस से इस तरह का व्यू लिया है, पैसा टूटा है. आई हैव लॉस्ट मनी बिकॉज माई लर्निंग इज़ डोंट इन्वेस्ट थ्रू द लेंस ऑफ अ सेक्टर, इन्वेस्ट थ्रू द लेंस ऑफ कि कंपनी अच्छी है कि नहीं है और कंपनी सस्ती है कि नहीं है. अच्छी कंपनी अगर महंगी ख़रीद ली तो पैसा नहीं बनता है. जैसे 2000 में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो जैसे एआई का आज क्रेज़ है, वैसे क्रेज़ था टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का. सॉफ्टवेयर वॉज द क्रेज़ 2000 में. तो ऐसा लगता था कि ये सेक्टर रूल करेगा दुनिया को, और वो हुआ. अगले 10 साल में माइक्रोसॉफ्ट बिकेम टॉप कंपनी, इंडिया में इन्फोसिस, TCS बिकेम अ टॉप कंपनी. बट 10 साल का रिटर्न ज़ीरो था, और बीच में 3-4 साल का रिटर्न 20, 30, 40, 50% नेगेटिव था, बिकॉज सब कुछ भाव में आ चुका था. तो सेक्टर बड़ा हुआ बट भाव में ऑलरेडी आ चुका था, ऑलरेडी बिल्ट इन था उसका. तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा, इम्पॉर्टेंट है कि भाव में कितना रिफ्लेक्ट हुआ है. या बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे, शायद मेटल्स है, स्टील अनटचेबल होंगे इन टूडेज़ मार्केट, लोग स्टडी नहीं करते, नो वन टॉक्स अबाउट इट. बट भाव में इतना डिस्काउंट हो गया कि ये सब सेक्टर में पैसा ही नहीं बनने वाला है. बट अगर उन्होंने 12% का भी अगर ग्रोथ दे दिया प्रॉफिट में, द सेक्टर्स कैन मेक मनी. सो आई थिंक अ कॉमन इन्वेस्टर शुड नॉट गेट इन टू दीज कॉम्प्लेक्स battles. Fight easy battles where your odds of winning are higher. Don't fight difficult battles. Right. So do you believe in cryptos? समझ नहीं आता है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरा बिलीव का कोई मतलब नहीं है. सी मी सेइंग आई डोंट बिलीव इन इट इज स्टूपिड बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स. आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द रिस्क, सामने काउंटर पार्टी क्या है, कौन है, ये समझ आज तक आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड. ना मुझे टाइम मिला है टू डीप डाइव, विच इज़ व्हाई आई डोंट हैव अ व्यू ऑन क्रिप्टोस. ओके. व्हाट्स योर विजन विद द फंड हाउस in the next 5 years? See, we want to be valuable to our investors. The money we manage, we want to deliver top-class performance to them, and we want to help investors take better decisions, and we want to be useful to our distribution partners. These are the 3 objectives we have. So, any example if you can give? मतलब एक कुछ चीज़ जो 15 साल पहले DSP नहीं कर रहा था, जैसे आपने बोला इन्वेस्टमेंट चार्टर बना दिया, which is a very good thing. So investment charter is something that I feel happy about. That my team was the first team. I feel proud that my team was the first team to commit itself. कि मैं अपने सोच को लिख के पब्लिकली डॉक्यूमेंट करके वेबसाइट पे रखने को तैयार हूँ, so that I am accountable to you. Right. Tomorrow if I deviate, you can even question. Right. Different story, almost no one reads it. Right. So I would urge you to popularize this Yes. idea. The second thing is we are trying to digitize our investment processes. So जिस तरह से हम सोचते हैं या जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है हर कंपनी को एनालाइज करने का, या टीम्स के जो कलेक्टिव डिबेट्स होते हैं, इसको हम एक डिजिटल इंटरनल प्लेटफॉर्म हमने बनाया जिसका नाम है ARQ, Ask Right Questions. So it is like an internal Facebook of our investment team. So we are putting across our thoughts, our dilemmas, our debates, so that over time we can look back and see what was the right decision and what was the wrong decision. And Right. in future take more of right and reduce more of wrong decisions. Right. So this digital journey hopefully will help us improve our win rates and improve our odds of generating better than benchmark returns. Right. The third thing that the team at DSP has done, I don't want to take credit for that, but collectively what we have done is our single-minded objective of creating empowered distributors and empowered investors. So हमारी जितनी भी learnings है, इसको हमने हमारे वेबसाइट पे पब्लिकली इंस्टीट्यूशनल ग्रेड रिसर्च को हमने वेबसाइट पे डाल दिया है. अच्छा. अब यही रिसर्च अगर आपको खुद को जनरेट करना है तो आपको शायद 2-3 करोड़ का साल का खर्चा लगेगा. ओके. सो हमारे टीम्स के जो भी थॉट्स है, हमारे सेक्टर्स के जो रीडिंग्स है, हमारे मार्केट के जो अंडरस्टैंडिंग है, ग्लोबल है या लोकल है,
इसको हम हर महीने पब्लिश करते हैं. वी पब्लिश अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड नेत्रा एवरी मंथ. वी पब्लिश अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट एवरी 3 मंथ, जहाँ पे हर कुछ कंपनीज के CEOs अपने व्यूज़ या ट्रेंड्स के बारे में बात करती. तो उसमें अगर कुछ इंटरेस्टिंग हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है जानना, तो इसको हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन में पैकेज करके वी रिलीज़ इट, so that the customer or you can very quickly read and make some opinions. So 2 साल पहले अगर किसी ने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा होता तो उसने बहुत क्लियरली उसको समझ आ गया होता कि शायद मेरे पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर का वेट बढ़ाना चाहिए. या 8 महीने पहले जुलाई या अगस्त 2024 में ट्रांसक्रिप्ट का पहला स्लाइड था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इरोडिंग इन वैल्यूएशंस. सो इट वॉज गिविंग अ सिग्नल कि इक्विटी मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है. डोंट गो ऑल इन. इफ़ यू आर अ नोविस इन्वेस्टर, बी अवेयर, आस्क फ्यू क्वेश्चंस, मार्केट का रिस्क कहाँ पे है. उसकी स्लाइड नंबर 8 में हमने लिखा था स्मॉल और मिड कैप्स आर एट हायर वैल्यूएशंस देन द लास्ट बबल. अच्छा. तो लास्ट बबल में अगर 27 का पी था, इस बार 37 के पी पे है. तो जो पूरी दुनिया आज डिस्कस कर रही है, हमने 6 महीने 8 महीने पहले ही बता दिया, ट्रांसपेरेंटली बता दिया था. अब ये इससे हमारे धंधे का फ्लो बढ़ेगा घटेगा वो हम नहीं सोचते. सही बात. Objectively, so these are things I feel happy about, that we are being very objective and we are being very transparent and we are laying out our research publicly so that investors can become better investors and you can help your investors construct better portfolios. I feel if you are able to just do these 3-4 things right, we don't need to do too many complex things. Right. Okay, so thank you so much. Thank you so much for watching, guys. Please like, share and subscribe and share it with somebody who may need it. Thank you very much.